हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं एहसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे जो बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जी हाँ, बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम उनके कोर्स में यानी बीए सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में रिलेटेड जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जी हाँ, ब्रेक 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 इस नाम से जो कविता आपके कोर्स में इंक्लूड है, उसी कविता की समरी यहाँ पर बताएंगे दोस्तों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो समरी को देखिए दोस्तों कि क्या चीज़ इस पोयम में कवि ने क्या चीज़ बताया है, क्या इस कविता का सारांश है। सारांश के माध्यम से दोस्तों आप पोएम की सेंट्रल आइडिया, पोएम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इसलिए समरी आपको बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो देख लीजिए फटाफट। और जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आपको मिलती रहे और उस वीडियो में रिलेटेड जानकारी आप प्राप्त करते रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पोएम में, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, ये उनकी रचना है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ये रचना है। इसमें कवि ने, जो ये पोएम का नाम आपका है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जी हाँ, आप जान लीजिए, ब्रेक 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 जो है आपकी पोएम है, उसी की समरी यहाँ पर बताई जा रही है। उसमें कवि ने क्या कहा है, तो पहले कविता की आप पृष्ठभूमि जान लीजिए। ये कविता दोस्तों आपका एक शोक गीत है, जी हाँ, जिसको आप एलगी कहते हैं। तो एलजी जो है, आप जानते हैं कि पोएम की कई फॉर्म्स होती हैं, बालाड, लिरिक्स, सोनेट, एलजी। तो ये आपकी एक एलजी ही है। इसमें शोक गीत है। इसमें इस पोएम में कवि ने अपने मृत्यु की, कवि ने अपने फ्रेंड की मृत्यु पर एक शोक गीत के रूप में इसको लिखा है। यानी उसके जो फ्रेंड रहते हैं, उसके बहुत ही प्रिय फ्रेंड रहते हैं, उनका नाम दोस्तों हेनरी हेलम था। तो हेनरी हेलम की असामयिक मृत्यु पर कवि ने अपने घोर दुख को इस पोएम में व्यक्त किया है। इसका प्रकाशन दोस्तों, इस पोएम का प्रकाशन 1842 यानी 1842 ईस्वी में पोएम्स नामक मतलब एक रचना थी, उसी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो आइए देखते हैं इसकी समरी क्या है। इसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब ने क्या चीज़ बताने की कोशिश की है, किस तरह उन्होंने अपना दुख अपने दोस्त की मृत्यु पर व्यक्त किया है, इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिखा हुआ समरी ऑफ द पोएम, जिसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों सारांश होता है। जी हाँ, कविता का सारांश क्या है, आइए शुरू करते हैं। लिखा है द पोएट, जी हाँ, द पोएट सीज द सी वेव्स राइजिंग एंड फॉलिंग, यानी कवि देखता है कि समुद्र की लहरें जो है उठती और गिरती हैं। जी हाँ, समुद्र की लहरों को उठता और गिरता हुआ कवि देखता है। द सी वेव्स स्ट्राइक दियर हेड अगेंस्ट द रॉकी शोर एंड ब्रेक इनटू वाटर ड्रॉप्स। जी हाँ, समुद्र की लहरें जो हैं, सी वेव्स जो हैं, वह क्या करती हैं, स्ट्राइक दियर हेड अगेंस्ट द रॉकी शोर, यानी जो समुद्र के चट्टानी किनारे हैं उस किनारों पर अपने सिर को टकराती हैं, अपने हेड को उस समुद्र के चट्टानी किनारों पर टकराती हैं और ब्रेक इनटू वाटर ड्रॉप्स, और पानी की बूंदों में टूट जाती हैं। जी हाँ, कवि क्या देखता है कि समुद्र की लहरों को उठता और गिरता हुआ देखता है। फिर देखता है कि समुद्र की लहरें जो हैं वो समुद्र के चट्टानी किनारों से टकराती हैं और पानी के बूंदों में टूट जाती हैं। दिलेस, आगे देखिए कवि क्या कह रहा है कि दिलेस अगेंस्ट द रॉक्स, यानी वो चट्टानों के विपरीत टकराती हैं, यानी चट्टानों से टकराती हैं। बट द पोएट फाइंड्स दैट ही इज़ कम्प्लीटली अनअवेलेबल टू एक्सप्रेस द थाट्स एंड फीलिंग्स व्हिच आर राइजिंग इन हिम। परंतु क्या होता है कि बट द पोएट फाइंड्स, लेकिन कवि पाता है कि दैट ही इज़ कम्प्लीटली अनअवेलेबल, कि वो पूर्णतया क्या है, असमर्थ है, टू एक्सप्रेस द थॉट्स, यानी विचारों को, और एंड फीलिंग, यानी विचारों, थाट्स एंड फीलिंग, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में वो पूर्णतया असमर्थ है। व्हिच आर राइजिंग इन हिम, जो उसके अंदर उठ रहे हैं। जी हाँ, कवि ये पाता है कि वो अपनी भावनाओं और अपने विचारों को व्यक्त करने में पूर्णतया असमर्थ है, जो उसके अंदर उठ रहे हैं, अर्थात उसके दोस्त की मृत्यु पर जो भावनाएं, जो दुख उसके अंदर उठ रहे थे, उनको व्यक्त करने में असमर्थ महसूस करता है। आगे देखते हैं। ही इज़ सो मच ओवरवेल्म्ड, यानी वो बहुत ज़्यादा द्रवीभूत है, विथ इमोशन, यानी भावनाओं से, दैट ही फील्स
टंग टाइट, क्योंकि इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी जुबान जो है बंध चुकी है, अर्थात वो बोलने में असमर्थ होता है। यानी वह भावनाओं से इतना अधिक अभिभूत है, इतना अधिक द्रवीभूत है कि वह बोलने में असमर्थ है। आगे देखते हैं। टू द सैड बीरीव्ड पोएट, यानी जो दुखी और शोक संतप्त कवि है, तो उस कवि के लिए क्या होता है? द वेव्स ऑफ द सी, यानी समुद्र की जो लहरें हैं, ब्रेकिंग ऑन द सी शोर अपीयर मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी जो समुद्र की लहरें हैं और वो जो किनारों से टकरा रही हैं, समुद्र के किनारों से टकरा रही हैं, चट्टानों से टकराने वाली जो लहरें हैं, वो उसको लगता है कि उसके मित्र की मृत्यु पर विलाप करती प्रतीत होती हैं। जी हाँ, उसकी द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, यानी उसके फ्रेंड की मृत्यु पर मॉर्निंग अर्थात विलाप करती हुई प्रतीत होती हैं। आगे देखते हैं। इट सीम्स टू हिम, ये उसे लगती हैं क्या चीज़? दैट, ऐसा उसे लगता है कि दैट द सीज रेस्टलेस, कि जो समुद्र है वो रेस्टलेस है, बेचैन है एकदम। उसको ऐसा लगता है कि समुद्र बेचैन है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ से देखते हैं आगे कि द पोएट इमेजिन्स, यानी पोएट एक कल्पना करता है, कभी कल्पना करता है, दैट ऑल अदर पीपल आर फॉर्चुनेट, यानी जो अन्य पीपल हैं, इस संसार के अन्य लोग हैं, अदर पीपल हैं, वो क्या हैं? फॉर्चुनेट है, यानी सौभाग्यशाली हैं। वो क्या हैं? सौभाग्यशाली हैं। हु में एक्सप्रेस दियर फीलिंग्स, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को जो व्यक्त कर सकते हैं, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसा कवि को लगता है। ऐसा कवि सोचता है कि जो अन्य लोग हैं, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने दुख को कह सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं, तो वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। आगे देखते हैं। द पोएट फाइंड्स, कवि पाता है, दैट द वर्ल्ड गोज अनचेंज्ड, यानी संसार जो है वो अपरिवर्तित रूप से चलता रहता है। उसे ऐसा लगता है, वो पाता है इस बात को कि संसार जो है अपरिवर्तित रूप से चलता रहता है। एंड विथ अ कंप्लीट इनडिफरेंस टू द लॉस एंड ग्रीफ ऑफ द पोएट, और पूर्णतया वो एकदम संसार जो है वो पूर्णतया उदासीन रहता है, यानी कवि के लॉस एंड ग्रीफ, यानी उसके हानि और दुख पर, यानी उसका जो नुकसान है या दुख है उस पर क्या होता है? संसार जो है वो पूर्णतया उदासीन रहता है। यानी कवि के कहने का मतलब है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी दुखी परेशान क्यों ना हो, लेकिन जो अदर पर्सन होते हैं, अन्य लोग जो होते हैं, उनको उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता है। इसी तरह कवि के जो उसकी दुख है, उसकी परेशानियां हैं, जो उसकी हानि हुई है, अर्थात उसके फ्रेंड की जो मृत्यु हो गई है, उस पर संसार को, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसको, मतलब संसार को कोई फ़र्क नहीं है, अदर लोगों को कोई फ़र्क नहीं है, वो लोग अपरिवर्तित रूप से चलते रहते हैं, यानी उसके दुख के प्रति एकदम उदासीन रहते हैं। आगे देखते हैं लाइन है दोस्तों, क्या चीज़ बता रहे हैं कभी? ह्यूमन लाइफ गोज ऑन अस यूजुअल, हाँ, ह्यूमन जो व्यक्ति का जीवन है, यानी मानव जीवन जो है, ह्यूमन लाइफ जो है, पहले की तरह ही चलता रहता है। यानी जैसे जब उसको दुख नहीं मिला था, अर्थात उसके फ्रेंड की मृत्यु नहीं हुई थी, तब जैसे संसार चल रहा था, लोग जैसे बिहेव कर रहे थे, ठीक उसी तरह अब भी वैसे ही चलता रहता है। आगे देखते हैं। ही सीज द फिशरमैन्स बॉय हैप्पीली शाउटिंग विथ हिज सिस्टर एट प्ले, वो देखता है कि फिशरमैन का जो लड़का है, अर्थात जो मछुआरा, फिशरमैन का मतलब मछुआरा, जो मछली मारने वाले लोग होते हैं, तो फिशरमैन अर्थात मछुआरे का लड़का जो है वो क्या करता है? हैप्पीली शाउटिंग, यानी बहुत ही खुशी से चिल्लाता हुआ उसको दिखता है, विथ हिज सिस्टर, यानी अपने बहन के साथ, एट प्ले अर्थात खेल में। तो कहने का मतलब यह है कि वो देखता है कि मछुआरे का लड़का जो है अपनी बहन के साथ एकदम खुशी से खेल रहा है, चिल्ला रहा है। और आगे क्या देखता है दोस्तों? आगे देखते हैं। एंड ही सीज द सेलर लैड, और वो देखता है कि जो
हाँ, यहाँ से देखते हैं एंड ही सीज द सेलर लैड, अर्थात जो नाविक का लड़का होता है, अर्थात नाव चलाने वाले जो होते हैं उन्हीं को सेलर कहते हैं। सिंगिंग मेरिली इन हिज बोट, यानी अपने नाव में बड़ी ही खुशी से, बड़े ही आनंद से उसको गाता हुआ देखता है, यानी उसको पता है कि सेलर का जो नाविक का लड़का है वो भी बड़े आनंद से गा रहा है। आगे देखते हैं, आगे और कभी क्या देखता है, ही वॉचेज द मैजेस्टिक शिप, यानी वो शानदार जहाज़ों को देखता है। कैसे देखता है, सेलिंग टू द हार्बर फॉर रेस्ट, यानी हार्बर में जाते हुए, हार्बर का मतलब बंदरगाह में आराम के लिए जाते हुए देखता है। जी हाँ, आराम के लिए, फॉर द रेस्ट अर्थात आराम के लिए जाते हुए देखता है। एवरी बिजनेसेस ऑफ नेचर एंड लाइफ इज रनिंग इट्स नॉर्मल कोर्स, यानी जो संसार के सारे कार्य हैं, एवरी बिजनेसेस यानी सारे कार्य ऑफ नेचर एंड लाइफ, यानी प्रकृति और जीवन के जितने भी कार्य हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक कार्य एकदम सामान्य मार्ग पर चल रहे होते हैं। यानी प्रकृति तथा जीवन का प्रत्येक कार्य जो है अपने सामान्य पथ पर दौड़ रहा है, वो ऐसा देखता है। यानी कोई भी कार्य रुका नहीं हुआ है। उसके मित्र की, उसके फ्रेंड की मृत्यु हो गई है, वो बहुत उदास है, यानी पोएट बहुत उदास है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है। लेकिन बाकी के लोग जो हैं वो देखता है कि संसार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी के कार्य में, किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल वही उदास है। आगे देखते हैं दोस्तों, बट इट विल नॉट लेसन द पोएट्स ग्रीव्स, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो कवि के दुख को कम नहीं कर पाएंगी। यानी कवि के दुख को, इससे उसके दुख में कोई कमी नहीं आएगी। ये सारी घटनाएं कवि के दुख को कम नहीं कर पाएंगी। ही मिसेज द कंपनी ऑफ हिज, आगे कहता है कवि, यानी टेनिसन साहब कहते हैं कि ही मिसेज द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र की संगत को मिस करेगा, उसको याद करेगा, उसका अभाव जो है महसूस करेगा। हुज वॉइस हैज़ बिकम साइलेंट फॉर एवर, कि जिसकी आवाज़ जो है वो हमेशा के लिए शांत हो गई है, अर्थात वो अपने मित्र की संगत का अभाव महसूस करता है कि जिसकी आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई है। आवाज़ शांत हो गई का मतलब उसकी मृत्यु हो गई है। ही डियर फ्रेंड, यानी उसका जो प्यारा प्रिय मित्र थे उसके, यानी कवि के, टेनिसन साहब के मित्र जो थे, प्रिय मित्र हालम, यानी उन्हीं हेनरी हेलम की बात हो रही है। विल नेवर कम बैक टू हिम, यानी वो उनके पास कभी वापस नहीं आएंगे। द पोएट विल नेवर बी एबल, कभी कभी भी इसके योग्य नहीं होगा, टू रिलीव द जॉयफुल डे, यानी आनंद से भरे हुए दिनों को वो कभी जीवित करने में समर्थ नहीं होगा, अर्थात असमर्थ रहेगा। व्हिच ही पास्ड इन द कंपनी ऑफ हिज डियर फ्रेंड, यानी जिन दिनों को उसने अपने मित्र की संगत में व्यतीत किया था, अपने मित्र के साथ उसकी कंपनी में व्यतीत किया था, जो आनंद लिया था, जहाँ जहाँ वो घूमा टहला था, या जो भी कार्य अपने मित्र के साथ उसने किया था, अपने फ्रेंड के साथ, उन सारे दिनों को वो कभी पुनः वापस नहीं ला पाएगा, अर्थात उसको पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। ये बात उसके लिए बहुत ही दुख की बात होती है, यानी कवि इन सारी चीज़ों को सोचता है। तो दोस्तों, ये आपके पोएम की समरी थी। इस पोएम में जो ब्रेक आपकी पोएम है जो आपके कोर्स में इंक्लूड है, उसकी समरी यही है। इसमें जो लाइनें आपकी स्टेंजा जो दिए गए हैं उसका अर्थ यही है। इसमें कवि ने यही बातें बताने की कोशिश की है, अर्थात अपने मित्र के मृत्यु पर उन्होंने एक शोक गीत लिखा है। ये एक एलजी है कि जिसमें कवि ने ये अपने मित्र के मृत्यु पर ये गीत लिखा है, अपना दुख व्यक्त किया है कि वो संसार को देखता है तो उसे क्या महसूस होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।